हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, साथ ही साथ हम उसके आंसर को भी देखते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है केम प्लांट की केम प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको थ्योरी से पढ़ेंगे। देखिए, केम प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन या वाटरलेस कंडीशन में पाए जाते हैं। जब ये ड्राई कंडीशन में पाए जा रहे हैं, यानी वहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है, तब इनको अपने बॉडी का पानी क्या करना होता है, बचाना होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को दिन में न खोल करके रात को खोलते हैं। अब ये जब रात को अपने स्टोमेटा को खोलेंगे तो जो CO2 होता है उसको ले लेते हैं और अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, और दिन में उस CO2 का यूज कर लेते हैं ग्लूकोज बनाने में, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। केम का फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इज ए फोटोसिंथेसिक एडाप्टेशन इन प्लांट वेयर CO2 इज एब्जॉर्ब एट नाइट एंड स्टोर एज ऑर्गेनिक एसिड। यानी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एक फोटोसिंथेटिक एडोप्टेशन होता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस कब होगा, सूर्य के प्रकाश में ही होना चाहिए। ठीक है, और इसमें फोटोसिंथेसिस में CO2 को भी लेना पड़ता है। अब ये CO2 दिन में यदि स्टोमेटा खोल रहे हैं CO2 लेने के लिए, तब क्या होगा, इवोपरेट वाटर हो जाएगा, तो वाटर की कमी इनके बॉडी में हो जाएगी। इसलिए वजह से क्या कर रहे हैं, ये रात को ही अपने स्टोमेटा को खोल करके CO2 के एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख ले रहे हैं। अब दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इनके पास सनलाइट आ रही है, तब उस CO2 का यूज कर ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय द स्टोमेटा स्टे क्लोज, यानी दिन के समय ये अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस, जिससे इनका वाटर लॉस कम हो सके। एंड द स्टोर CO2 इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो इनके बॉडी में स्टोर CO2 है उसका यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जिससे ये अपना भोजन बना सके। दिस हेल्प प्लांट सर्वाइव इन एराइड कंडीशन, यानी जो शुष्क परिस्थिति होती है उसमें भी ये प्लांट इस वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। तो समझ में आ गया कि केम प्लांट क्या होते हैं। केम प्लांट जो होते हैं ड्राई कंडीशंस में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, जो अपने स्टोमेटा को रात को खोलते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और दिन में सनलाइट के समय उस CO2 का यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जिसके वजह से इनको दिन में स्टोमेटा खोलना नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गटेशन की गटेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझ लीजिए डायग्राम से। देखिए ये क्या है, ये एक लीफ है। लीफ में जो इसका जो साइड यानी टिप वाला पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हो गया, इसका जो टिप वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है हाइडाठोर। अब इस हाइडाठोर से वाटर जो होता है ड्रॉपलेट के रूप में यहाँ से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है गटेशन कहा जाता है। जैसे कि आप टमाटर में देखे होंगे, टमाटर में जाकर देखेंगे ना, तो टमाटर के पौधे में ऐसा होता है। तो देखिए बताया गया है गटेशन इज द प्रोसेस बाय which plant create excess water in liquid from through specialized pore like structure called hydatoid। यानी गटेशन जो होता है ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक्सेस जो वाटर प्लांट के अंदर होता है उसको हाइडाटोड के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। लोकेटेड एट द टिप मार्जिन और टिप ऑफ द लीव्स, यानी लीव्स के मार्जिन या फिर टिप पे ये प्रेजेंट होता है जो हाइडाटोड है। एंड दिस अकर ड्यू टू रूट प्रेशर। ये कब पाया जाता है, गटेशन की क्रिया कब होती है, जब रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कोई भी जो प्लांट है वो जो होता है वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, उतना ट्रांसपिरेशन हो नहीं पाया, तो जब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बॉडी में वाटर की अधिकता हो गई है। अब उस वाटर को निकालना है तो वो किससे निकालेगा, गटेशन की प्रोसेस से उस वाटर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि गटेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन क्या होता है, जिसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझिए। आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। आप लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से बहुत सारे थैलेकोइड जब आपस में इस तरीके से एक के ऊपर एक सिक्के के नुमा होते हैं रहते हैं, तब इस पूरा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। अब इस लाइट रिएक्शन के द्वारा क्या बनता है, ATP बनता है, NADPH बनता है एंड O2 बनता है। और जो O2 रहता है वो तो इन्वायरमेंट में चला जाता है, लेकिन जो NADPH रहता है और ATP रहता है, इसका यूज किस में होता है, तो डार्क रिएक्शन में उसके बाद। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन में वो चला जाएगा और डार्क रिएक्शन में उसका यूज करके ग्लूकोज को बना दिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो होता है, ये आप कह सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होता है ये सेकेंड या फिर फाइनल स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पर जो होता है ATP का NADPH का यूज होता है और यूज करके क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज को बना दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, द डार्क रिएक्शन आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल इज द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है। सबसे पहले लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन में जो चीज़ बना है जैसे कि एटीपी और NADPH और O2 बनता है, तो O2 तो इन्वायरमेंट में चला गया और एटीपी और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बना है, इसका यूज कर लिया जाता है डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इट इज अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट होता है। डैट डज नॉट रिक्वायर लाइट, अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसको आप इसीलिए क्या कह सकते हैं, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट की आवश्यकता नहीं है, वही लाइट रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता रहेगी, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है। जैसे कि ये क्या है, ये सिक्के नुमा संरचना को पूरा रूप से क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं, जो कि बहुत सारे ग्रेना को आपस में जोड़ता है। अब इसके बीच का ये जो स्थान सारा देखने को मिल रहा है, जो खाली खाली स्थान है ना, इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। तो इस स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। इस ग्रेना में क्या हो रहा था, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है और जो चीज़ यहाँ पे बना है इसका यूज क्या होता है, इस स्ट्रोमा में जब डार्क रिएक्शन होता है तो वो उसका यूज कर लेता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि स्ट्रोमा में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन होता है एंड यूज एटीपी एंड NADPH प्रोड्यूस इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, यानी लाइट रिएक्शंस में जो एटीपी और NADPH बने हैं इसका यूज कर लिया जाता है टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द डार्क रिएक्शन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ग्लूकोज विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द प्लांट। डार्क रिएक्शन क्या होता है, आवश्यक होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस करने के लिए, जिससे कि जो प्लांट होते हैं वो एनर्जी को ले पाते हैं। तो आप लोगों को डार्क रिएक्शन समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होता है ये दो फेज में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना होता है वहाँ पे सबसे पहला जो होता है लाइट रिएक्शन चलेगा। अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना है, एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा एंड O2 बनेगा। और जो O2 रहेगा वो तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, लेकिन जो एटीपी है और NADPH है ये कहाँ पे जाएगा, अब ये जाएगा डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ये अंधेरे में भी हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों का यूज कर लिया जाता है और यूज करके CO2 और ग्लूकोज को बना दिया जाता है। और ये प्रोसेस डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। और डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेशन की एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही रेस्पिरेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन को समझ लीजिए। जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनता है। इसी को क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या क्या बना रहा है, प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही है ना, एनर्जी बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है और वाटर बनाया है। इट अकर इन 3 स्टेज, ये 3 स्टेप में पाया जाता है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमने आप लोग को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ करके पायरुविक एसिड बनाया जाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड होता है ये कहाँ पे जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। क्रेब्स साइकिल में जाता है तो क्या बनता है, FADH NADH बनता है। अब इस FADH NADH का यूज कहाँ पे कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में यूज किया जाता है और वहाँ पे यूज करने के बाद क्या बनाया जाता है, ATP बनाया जाता है। अब 1 मोल ग्लूकोज जो होता है, यानी एक ग्लूकोज का जो अणु होता है उससे 36 से 38 ATP बनाया जाता है। यानी वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से टूटता है और कितने ATP बनाता है, तो 36 से 38 ATP को बनाता है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफैक्टर की कोफैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, कोई भी एंजाइम्स है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम्स जो होता है ऐसे नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव स्टेज में रहता है, लेकिन जो कोफैक्टर्स होते हैं, जब कोफैक्टर्स आ करके इस एंजाइम से जुड़ जाते हैं तब ही जा करके ये एंजाइम्स क्या होता है, एक्टिव हो पाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके कोफैक्टर होते क्या हैं। और कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और आयंस होते हैं, रिक्वायर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम्स। यानी कोफैक्टर एक गैर प्रोटीन अणु या आयन है जो एंजाइम्स के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। इसके बिना कोई भी एंजाइम्स अपना कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बताया गया है कोफैक्टर्स कैन हेल्प एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बाय स्टेबलिंग द एंजाइम्स और पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल्स रिएक्शन। यानी ये क्या करते हैं,
कोफैक्टर एंजाइम्स को स्थिर करके रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर एंजाइम्स को प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। अब ये दो प्रकार के कोफैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसमें कि मेटल आयंस हो गए, जैसे Fe2+ हो गया, Mg2+ हो गया और Zn2+ हो गया। एंड एक होता है ऑर्गेनिक फैक्टर्स। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं इसको कोएंजाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, Na+D+ हो गया, FAD हो गया एंड को एंजाइम्स ए हो गए। अब इसका रोल क्या होता है, तो कोफैक्टर्स बाइंड टू द एंजाइम्स। ये क्या करते हैं कि एंजाइम से बाइंड होते हैं एंड असिस्ट इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग और केमिकल रिएक्शंस, और क्या करते हैं उस एंजाइम्स को एक्टिव कर देते हैं, जिससे कि उससे कोई भी सबस्ट्रेट है वो आकर के बाइंड हो सके। विदाउट अ कोफैक्टर के बिना द एंजाइम्स में रिमेन इनएक्टिव। यदि कोफैक्टर नहीं है तो एंजाइम्स इनएक्टिव रहेगा। जब एंजाइम इनएक्टिव है तो वो अपने कार्य को नहीं करेगा, यानी किसी भी सबस्ट्रेट को उसमें बाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स इन प्लांट, यानी प्लांट में 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स का नाम बताना है। इनहिबिटर्स का मतलब समझ रहे हैं, यानी ये रोकेंगे हर एक चीज को। ठीक है, और ग्रोथ इनहिबिटर्स यानी ग्रोथ को रोकने का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है इथाइलिन। इनको इनहिबिटर्स हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एब्सिसिक एसिड को ABA के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्लांट हार्मोन्स होता है जो कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, यानी ग्रोथ को रोकेगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी ये क्या करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। एंड पार्शियली ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, जब प्लांट क्या होता है स्ट्रेस कंडीशन में रहेगा तब, जैसे कि वाटर की कमी हो गई या फिर ऐसा कोई कंडीशन हो गया जो कि इनके अनुसार नहीं है, तब क्या करेगा कि ये प्लांट का जो ग्रोथ है उसको रोक देगा। ठीक है, इट हेल्प प्लांट कंजर्व वाटर बाई क्लोजिंग स्टोमेटा एंड प्रमोटिंग डोरमेंसी, यानी ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि ये क्या कर सके कि वाटर के जो लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा उसको ये रोक सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इथाइलिन की बात करते हैं, तो इथाइलिन भी एक प्लांट हार्मोन्स होता है, लेकिन ये गैसियस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग के MCQ में भी पूछा जाता है कि प्लांट का कौन सा हार्मोन्स है जिसको गैसियस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या होता है, इथाइलिन है। इथाइलिन भी क्या करेगा कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ को एंड प्रमोट करेगा प्रोसेस लाइक फ्रूट राइपनिंग, यानी फलों को पकने के लिए ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, ग्रोथ को रोक देगा कि अब फल जितना बड़ा है इतना ही बड़ा रहेगा, अब इसको पकाना है, तो अब वो क्या करेगा, उसको ग्रोथ को रोक करके उसको पकाने में मदद करेगा। लीफ सेंसेशन में फ्लावरिंग विल्टिंग, यानी फूलों को मुरझाने में भी मदद करेगा और लीफ को भी क्या करेगा कि सेंसेशन में मदद करता है। आगे इट कैन आल्सो इनहिबिट स्टेम इलोंगेशन एंड रूट ग्रोथ अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी ये क्या करेगा, जो स्टेम होता है उसके इलोंगेशन को भी रोक देता है एंड रूट के ग्रोथ को भी क्या करता है, कुछ कंडीशंस में रोक सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन गैस जो कि N2 होता है एटमॉस्फेयर में, इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमोनिया में। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो N2 गैस जो कि एटमॉस्फेयर में फ्री रूप से प्रेजेंट होता है, N2 गैस, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है इसको प्लांट ले नहीं सकता है, N2 के रूप में नहीं ले सकता है, इसलिए किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो अमोनिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है दिस प्रोसेस इज इसेंशियल बिकॉज मोस्ट प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 के रूप में पाया जाता है, इसको जो प्लांट है डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। उसके बाद दिस इज मेनली डन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये किस में डन होता है, मेन रूप से देखेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा डन होता है, जैसे कि राइजोबियम हो गया, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, यानी ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होता है एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि राइजोबियम, इनके द्वारा यदि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, वही एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है, जैसे कि लाइटनिंग की वजह से हो जा रहा हो या फिर ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा हो, उसको क्या कहा जाता है, एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिफिकेशन। अब देखिए नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो हमने नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया था, अमोनिया में कन्वर्ट किया है। नाइट्रिफिकेशन में क्या किया जाता है कि इस अमोनिया को नाइट्राइट में
और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, वही नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए नाइट्रिफिकेशन क्या है। नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स विच प्लांट कैन एब्जॉर्ब एज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसको प्लांट अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, प्लांट ने नाइट्रोजन के अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ले तो लिया, लेकिन एब्जॉर्ब किस रूप में कर रहे हैं, तो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के रूप में करेंगे। ठीक है, अब ये दो स्टेट में जो होता है नाइट्रिफिकेशन होता है। सबसे पहला स्टेप है अमोनिया टू नाइट्रेट, यानी अमोनिया इज ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्राइट्स बाय बैक्टीरिया लाइक जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, अब दूसरा होता है नाइट्राइट टू नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्राइट बना है नाइट्रोसोमोनास के द्वारा बनाया गया है, इस नाइट्राइट्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज, दोबारा से ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ठीक है, एंड नाइट्रिफिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल्स मेकिंग नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक। जो नाइट्रीकरण होता है नाइट्रोजन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। देखिए जो नाइट्रोजन साइकिल्स होता है ना, उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है एंड नाइट्रिफिकेशन है, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, क्योंकि दोनों होगा तभी जो प्लांट है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, जब नाइट्रोजन प्लांट के अंदर चला गया तब क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स। तो देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या है, ये प्रोटीन ही हैं डेट एक्ट एज कैटालिस्ट टू स्पीड अप केमिकल्स रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। जो कि क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको कम कर देते हैं और जो रिएक्शन होता है उसको फास्ट कर देते हैं। यानी मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है जो कि 50 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो जब वहाँ पे एंजाइम्स का यूज किया जाता है तब एंजाइम्स क्या करेगा, उस जो एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ का होता है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से वो रिएक्शन 50 मिनट की जगह किसमें 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट केमिकल रिएक्शन हो गया एंजाइम्स की वजह से। तो एंजाइम्स क्या करता है, ये भी एक प्रोटीन सी होता है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। आगे बताया गया है जो एंजाइम्स होता है वो जो होता है स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए, और वो जो होता है उस केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें यूज हुए बिना ही वो क्या करता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। ठीक है, यानी उसमें वो यूज नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को करने के बाद वो एंजाइम्स उससे अलग हो जाएगा और फिर वही एंजाइम्स बाद में काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन हुआ है उसमें वो यूज होकर के जब प्रोडक्ट बना तो उसके साथ वो भी खत्म हो गया, तो वो खत्म नहीं होता है, वो रिएक्शन करवाता है। जब रिएक्शन हो जाता है तो वो वहाँ से हट जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है एंजाइम्स आर इसेंशियल फॉर प्रोसेस लाइक जैसे कि डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया एंड सेलुलर सिग्नलिंग हो गया। यहाँ पे इन सारे प्रोसेस में एंजाइम्स आवश्यक होता है। विदाउट एंजाइम बायोलॉजिकल रिएक्शंस वुड अकर्स टू स्लोली टू सपोर्ट लाइफ, यानी बिना एंजाइम्स के जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जीवन को बनाने के लिए बहुत धीमी गति से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक पूल। तो चलिए देख लेते हैं मेटाबॉलिक पूल क्या होता है। मेटाबॉलिक पूल रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल, यानी मेटाबॉलिक पूल्स क्या होता है, ये कलेक्शन होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमिनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, इन सभी का क्या होता है, कलेक्शन होता है मेटाबॉलिक पूल। और ये क्या करते हैं, डेटा अवेलेबल्स फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद इन अ सेल्स, जो कि क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसी भी सेल में क्या होते हैं, अवेलेबल्स होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स सर्व एज सबस्ट्रेट फॉर वेरियस बायोसिंथेटिक प्रोसेस और एनर्जी प्रोडक्शंस, यानी ये अणु विभिन्न बायोसिंथेटिक प्रोसेस या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। तो यदि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।